हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू इंडिया स्कोप। तो आज का हमारा वीडियो मराठा स्टेट और मराठा कन्फेडरेसी के बारे में होने जा रहा है। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये वीडियो बनाएंगे। तो चलिए जानते हैं मराठास के बारे में। अभी लास्ट वीडियो में हमने मुगल्स को कंप्लीट कर लिया था, तो ये मुगल्स का ही टाइम चल रहा था। और डेक्कन उस टाइम पे कितना इंपॉर्टेंट अपना प्लेस दिखा रहा था वो हम सब अपने प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हैं। तो डेक्कन के आसपास ही चलेगा ये। तो मुगल जो थे वो डेक्कन पे अपना पूरा कंट्रोल चाहते थे और वहीं पर एक नई फोर्स बनकर उभरे थे ये मराठास। तो चलिए जानते हैं मराठास के बारे में। तो देखिए, मराठास में सबसे ज़्यादा चर्चित नाम अगर हम बात करें तो वो थे शिवाजी, हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज। लेकिन इनके ओरिजिन की बात करें तो स्टार्ट होता है मराठा एम्पायर शाहजी भोसले के टाइम से। तो कौन थे शाहजी भोसले? तो शाहजी भोसले जो थे ये भोसले क्लैन के थे और ये शिवाजी के पिताजी थे। अब मराठास के बारे में कुछ चीज़ें जाननी ज़रूरी हैं। तो ये जो इनिशियली ये जो थे ये पीजेंट वॉरियर्स थे, या इन्हें कमांडर या फिर मनसबदार कह सकते हैं। बीजापुर, जो डेक्कन में बीजापुर सल्तनत थी, तो उसके कमांडर इन चीफ ये हुआ करते थे। अब इनकी एडवांटेज और इनकी कुछ खासियत की बात करें तो ये जो थे ये गोरिल्ला वॉरफेयर में बहुत ज़्यादा माहिर थे। गोरिल्ला वॉरफेयर वही होता है कि छुप करके अपने दुश्मन पर अटैक करना। तो इसका एडवांटेज ये होता है कि अगर आप ये डेंस फॉरेस्ट और माउंटेन से घिरा हुआ टेरेन है तो आप वहाँ पर छुप करके काफ़ी कम सैनिक बल के द्वारा भी काफ़ी बड़े सैन्य बल को भी परास्त कर सकते हैं। तो ये इनको थोड़ा एडवांटेज मिलता था। अब इस एम्पायर की स्टार्ट होती है डेक्कन से। तो उस टाइम पर यहाँ पर 5 सल्तनत थी डेक्कन में। एक तो अहमदनगर थी। तो अहमदनगर उस टाइम मलिक निज़ाम शाह के अंडर में था। उसके अलावा बेरार, बेरार में जो थे वो फतुल्ला इमाद मुल्क थे। फतुल्ला इमाद मुल्क। बेरार के अलावा बीजापुर, ये बीजापुर से ही बिलोंग करते थे ये शाहजी भोसले। यहाँ पर रूल कर रहे थे उस वक्त आदिल शाह। उसके अलावा बिदार और गोलकोंडा, बिदार और गोलकोंडा। तो ये जो थी ये सब सल्तनत थी। ये कासिम बरीद थे यहाँ पर। और उसके अलावा कुतुबुल मुल्क। तो ये चल रहा था उस वक्त का डेक्कन। अब डेक्कन में देखिए मुगल एम्परर जो थे वो अटैक कर रहे थे, डेक्कन को अपने अंडर में लेना चाह रहे थे। तो यहीं से शाहजी भोसले का उदय होता है। इन्होंने भी देखा कि इधर ये दो पार्ट में से लड़ाई चल रही है, तो शाहजी भोसले ने अपना थोड़ा सा एडवांटेज दिखाने की कोशिश करी थी। अब शाहजी भोसले की अगर बात करें तो ये 1594 से लेकर के इनका रीन जो है ये 1664 के बीच में रहा था, शाहजी भोसले का। ठीक है, अब ये मिलिट्री चीफ थे अहमदनगर के। अब क्या हुआ था इनके साथ, एक ये 1634 में शाहजी भोसले का एक युद्ध हुआ था जिसे बैटल ऑफ पारेंदा भी कहते हैं। बैटल ऑफ पारेंदा। तो इसके अंडर में क्या हुआ था, जो मुगल थे उन्होंने शाहजी भोसले को डिफीट कर दिया था, जो कि बीजापुर आर्मी को लीड कर रहे थे। तो इसमें क्या हुआ था, माहौली जुनार जो था ये मुगल्स को दे दिया गया था। अब इसमें एक पैक्ट साइन हुआ था कि जो शाहजी भोसले थे, पूना की जो टेरिटरी थी इसको लेकर के काफ़ी बवाल हुआ था। इसके अकॉर्डिंग शाहजी भोसले पूना में जा नहीं सकते हैं, लेकिन ये वहाँ से टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं। तो शाहजी भोसले यहाँ से पिक्चर से बाहर हो गए, ये साउथ की साइड पे भेज दिए गए और पूना जो था वो दे दिया गया इस वक्त पे जीजाबाई, जीजा माता जो कि शिवाजी की माँ थी, और उस टाइम के हमारे शिवाजी महाराज। तो ये शिवाजी महाराज उस वक्त काफ़ी छोटे थे, ये जीजाबाई के साथ इन्हें पूना दे दिया गया था, पूना की जागीर। और शिवाजी को उस टाइम पे जो सहारा दिया वो दिया दादोजी कोंडादेव ने। तो इनके जो रीजेंट थे वो थे दादोजी, दादोजी कोंडादेव। तो इनकी रीजेंसी के अंडर में शिवाजी ने मतलब सिंहासन को इस्टेब्लिश किया। और यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है हमारे शिवाजी की। तो छत्रपति शिवाजी की बात करें तो ये 1630 से लेकर के 1680 तक ये रहे। 1613 का बर्थ ईयर था। तो इनका जो बर्थ था वो हुआ था शिवनेरी फोर्ट में। शिवनेरी फोर्ट में इनका जन्म हुआ था 19 फरवरी 1630। और ये शिवनेरी फोर्ट कहाँ है, ये पुणे के पास में है।
इनके जो फादर थे वो थे शाहजी भोसले और मदर थी जीजाबाई। टीचर थे इनके समर्थ गुरु रामदास और रीजेंट हमने अभी देखा दादाजी कोंडान देव थे इनके रीजेंट। ठीक है, अब आगे बात करें तो दादाजी कोंडान देव की जो डेथ है, दादाजी कोंडान देव इनकी डेथ हो गई थी 1647 में। तो उसके बाद पुणे जो थी वो शिवाजी को मिल गया था। ये थोड़ा आगे आ गया। हाँ, इसके बाद पुणे जो था वो शिवाजी को मिल गया था और यहाँ से इन्होंने अपना एक्सपेंशन स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, इन्होंने जागीर ऑफ पूना 1637 में इनहेरिट कर लिया था और ये 1647 में इन्होंने अच्छे से रूल को ले लिया था और इन्होंने तोरना फोर्ट कैप्चर कर लिया था जब इनकी एज थी 16 ईयर्स की। तो 16 ईयर्स की एज में इन्होंने तोरना फोर्ट को कैप्चर कर लिया था। ठीक है, अब उसके बाद अगर बात करें तो 1656 में, वैसे तो इन्होंने कई सारे फोर्ट्स को कॉन्कर किया था जैसे सिंहगढ़, रोहिंद, चाकान, तोरान, पुरंदर, राजगढ़, सूपा, पन्हला, लेकिन जो राजगढ़ फोर्ट है ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये मराठास की कैपिटल बना बाद में और इस राजगढ़ फोर्ट को इन्होंने 1656 में कैप्चर कर लिया था। हाँ, तो हम बात कर रहे थे राजगढ़ फोर्ट की। तो राजगढ़ फोर्ट को इन्होंने 1656 में कैप्चर कर लिया था और बाद में 1674 में ये जो है ये कैपिटल बन गया था मराठा एम्पायर की। ठीक है, आगे देखते हैं। इन्होंने अफजल खान को डिफीट किया 1659 में और शाइस्ता खान को डिफीट किया 1663 में और 1656 में इन्होंने चंद्रराव मौर्य को भी डिफीट कर दिया था। 1656 में चंद्रराव मौर्य को, जो कि एक मराठा थे, चंद्रराव मौर्य, इनको डिफीट कर दिया था शिवाजी ने और जावली को कैप्चर कर लिया था। ठीक है, अभी आगे देखते हैं। तो उसके बाद इन्होंने अफजल खान और शाइस्ता खान को कैसे डिफीट किया इसकी कहानी मैं बताता हूँ आपको। बैटल ऑफ प्रतापगढ़ हुई थी आदिल शाह टू और शिवाजी के बीच में, बैटल ऑफ प्रतापगढ़। ठीक है, तो ये बैटल ऑफ प्रतापगढ़ हुई थी। तो बैटल ऑफ प्रतापगढ़ में क्या हुआ था, ये आदिल शाह टू और शिवाजी के बीच में हुई थी। आदिल शाह टू ने अफजल खान को भेजा था पीस टॉक के लिए। ठीक है, और वहीं पर कहानी ऐसी कही जाती है, आदिल शाह टू ने ही अफजल खान को भेजा था, पीस टॉक के लिए इन्हें भेजा गया था। लेकिन शिवाजी को ऐसा अंदेशा हो गया था कि ये एक ट्रैप होने जा रहा है। तो शिवाजी ने क्या किया था, एक पूरा प्रॉपर आर्मर अपने कपड़ों के नीचे छुपा करके वो गए थे और हाथ में इन्होंने एक हथियार छुपा लिया था, बाघनक कहते हैं शायद, इसको हाथ में छुपा सकते हैं। इसके अंदर पंजे से होते हैं, जैसे बाघ के पंजे होते हैं उस तरह से होते हैं। तो इस तरीके से पूरी तैयारी के साथ शिवाजी गए थे। अफजल खान ने लास्ट में टॉक के बाद इन्हें गले मिलने के लिए बुलाया और गले मिलने के टाइम पर ही अफजल खान ने कटार से इनके ऊपर हमला कर दिया। पर हमारे शिवाजी पूरी तरह से प्रिपेयर होकर के गए हुए थे, तो कटार का इन पे वार कुछ असर नहीं हुआ क्योंकि ये पूरी तरह से अपना आर्मर वार्मर पहन करके गए थे और बाकी सिंहनाद, ये वाघनग जो था, उसके द्वारा इन्होंने अफजल खान की हत्या कर दी थी। ठीक है, अब ये हो गया अफजल खान का। उसके बाद शाइस्ता खान के साथ जो 1663 में हुआ है वो क्या हुआ था अभी देखते हैं। औरंगज़ेब दिल्ली पे आ चुका था और हमने मुग़ल एम्परर के जो ये चैप्टर था उसमें देखा था कि औरंगज़ेब ने अपना लास्ट का जो टाइम है वो डेक्कन को कब्जाने में ही निकाल दिया था पूरा। औरंगज़ेब के लिए डेक्कन बहुत बड़ी चीज़ थी। तो औरंगज़ेब ने क्या किया, इसने शाइस्ता खान को गवर्नर बनाया, शाइस्ता खान को गवर्नर बना दिया पूना का। ठीक है, अब 5 अप्रैल 1663 में क्या होता है, अब ये जो गवर्नर बनने के बाद 1665 में, पहले 1663 देखते हैं। औरंगजेब ने शाइस्ता खान को गवर्नर बना दिया था। अब गवर्नर बनने के बाद इन्होंने पूना हथियार लिया था, तो पूना में मराठास की एंट्री जो थी वो बैन हो गई थी पूरी तरीके से। लेकिन 5 अप्रैल 1663 की बात है, 5 अप्रैल 1663 मराठास जो थे इन्होंने परमिशन ली और बाराती बन करके मराठा वॉरियर्स जो थे उन्होंने पूना में एंट्री ले ली और वहाँ पे शाइस्ता खान को परास्त कर दिया पूरी तरीके से।
तो इस डेट को शिव तेज दिवस के नाम से आज भी महाराष्ट्र में मनाया जाता है, शिव तेज दिवस के नाम से। ये सिंबलाइज करता है विक्ट्री शाइस्ता खान के ऊपर महाराज शिवाजी की। ठीक है, तो ये शिव तेज दिवस वहीं से मनाया जाने लगा। शाइस्ता खान का ट्रांसफ़र कर दिया गया बंगाल में, तो शाइस्ता खान को यहीं से बंगाल भेज दिया गया। ठीक है, ये हुआ था 1663 में। अब ट्रीटी ऑफ पुरंदर की बात करते हैं, 1665 में जो मुगल्स के साथ हुई थी इनकी। तो 1665 में जय सिंह जो थे, आम्बेर के राजा थे, जय सिंह ये आम्बेर के राजा थे। इन्होंने मुगल्स की तरफ से पुरंदर पर अटैक करा और 35 में से 23 किले यहाँ पे शिवाजी को हारने पड़ गए थे मुगल्स के अंडर में। ठीक है, तो लेकिन शिवाजी रुकने वाले नहीं थे। तो शिवाजी ने क्या किया, 1665 के बाद 1670 में वापस से कैप्चर कर लिए थे अपने सारे किले। अगेन इन्होंने 1670 में 4-5 साल में ही सारे किले वापस ले लिए। और 1674 में रायगढ़ में इन्हों को कोरोनेट किया गया, यानी इनका राज सिंहासन हुआ हैंदव धर्मोधरक के नाम से। और यहीं पर इन्होंने 1674 में छत्रपति का टाइटल लिया था। 1674 में इन्होंने टाइटल लिया था छत्रपति का, छत्रपति का टाइटल इन्होंने ले लिया था। ठीक है, अभी शिवाजी के बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात यह है, इन्हें फादर ऑफ इंडियन नेवी कहा जाता है। क्योंकि इनकी अपनी नेवी भी थी और उस टाइम तक नेवी पे इतना ज़्यादा ध्यान कोई भी देता नहीं था। तो ये जो 1665 में हुआ था पुरंदर की संधि, वो यही थी। इन्होंने जय सिंह ने, जो कि आम्बेर के राजा थे, 23 किले इनके कब्जा लिए थे और बाद में इसी ट्रीटी के अंडर में कब्जा लिए थे। और 1670 पे शिवाजी ने दोबारा ये किले अपने अंडर में ले लिए थे। अब शिवाजी की मृत्यु जो है वो हो गई थी 3 अप्रैल 1680 में, इनकी मौत हो गई थी। यहाँ से शिवाजी का जो रूल था वो समाप्त हुआ और 1680 में इनकी मृत्यु हो जाती है। आगे देखते हैं। अब शिवाजी के एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो इनके एडमिनिस्ट्रेशन में वैसे तो काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन जो मेन चीज़ है वो है अष्टप्रधान। इन्होंने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाई थी जिसे अष्टप्रधान कहते थे। ठीक है, अष्टप्रधान। अब ये अपने राज को स्वराज कहते थे। इन्होंने उसको 3 प्रोविंसेस में डिवाइड कर दिया था, प्रांत, परगनास और विलेज। विलेज के हेड को पटेल कहा जाता था। अष्टप्रधान थे 8 मिनिस्टर, जो कि सीधे रिस्पॉन्सिबल होता था शिवाजी के लिए। लैंड रेवेन्यू जो होता था वो 1/3 से 2/5 होता था ग्रॉस प्रोड्यूस का। उसके अलावा इन्होंने एक स्पेशल टाइप का टैक्स लगाया था जिसे चौथ कहते थे और सरदेशमुखी कहते थे। तो ये चौथ जो होता था ये 1/4 टैक्स होता था लैंड, जो कि मराठास पे नहीं लगता था, मतलब मराठास लैंड पे नहीं लगता था। इनके जो अलावा लैंड होता था, दूसरों का लैंड जो होता था, जो मराठास के अंडर में नहीं आता था, जो इनके नेबरिंग कंट्रीज़ होते थे, उन पे ये टैक्स लगाया जाता था 1/4 ऑफ लैंड का। ये मराठास मतलब इन पे रेड नहीं करेंगे, उसके बदले में इनको टैक्स दिया जाता था। और सरदेशमुखी क्या था, ये 25% के अलावा 1/10 था, यानी 10% था हेरिडिटरी लैंड्स पे। जो हेरिडिटरी लैंड्स होता था उस पर ये अलग से 1/10 जो है वो टैक्स लगा देते थे। इनका जो रेवेन्यू था वो इंस्पायर्ड था किससे, मलिक अंबर से। इनका रेवेन्यू सिस्टम इंस्पायर्ड था मलिक अंबर से। मलिक अंबर से इनका रेवेन्यू सिस्टम इंस्पायर्ड था। काठी सिस्टम चलता था लैंड मेजर के लिए। तो काठी सिस्टम क्या होता था, एक लकड़ी की काठी मतलब टुकड़ा होता था, उसी से लैंड को मेजर किया जाता था। अब रेवेन्यू कलेक्टर जो होते थे उन्हें कारकुन्स कहते थे, कारकुन्स। तो ये रेवेन्यू कलेक्टर्स होते थे। कैवलरी ये 2 तरह से डिवाइड थी, एक बाजगीर और एक सिलेदार। कैवलरी यानी घुड़सवार जो थे वो 2 तरह से डिवाइडेड थे कैवलरी, एक थे बाजगीर
और दूसरे थे आपके सिलादार। तो बाजगीर जो था वो सीधे सीधे स्टेट के द्वारा मेंटेन किया जाता था, और ये जो सिलादार थे इन्हें नोबल्स जो थे वो मेंटेन करते थे। ठीक है, तो इनका टैक्सेशन सिस्टम देख लिया, कैवलरी देख ली। अष्टप्रधान के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो अष्टप्रधान में कौन कौन आता था? सबसे पहले आते थे पेशवा, जो कि प्राइम मिनिस्टर होते थे। उसके अलावा सरे नौबत, जो कि सेनापति होते थे। 1 2 कलर चेंज करते हैं। उसके अलावा अमात्य होते थे। अमात्य क्या होते थे? अकाउंट जनरल होते थे। उसके अलावा वकनवीज होते थे। तो वकनवीज ये क्या होते थे? ये इंटेलिजेंस के लोग थे, इंटेलिजेंस जो देखते थे। उसके अलावा फिर क्या थे? सचिव क्या देखते थे? करस्पॉन्डेंस देखते थे। सामंत होते थे। उसके अलावा न्यायाधीश होते थे। ये सेरेमनी के मास्टर होते थे सामंत। न्यायाधीश तो जैसे नाम से ही पता चल रहा है न्यायाधीश कौन होंगे। न्यायाधीश कौन होते हैं? अपना वही जो न्याय करे, एक तरह से जज। उसके अलावा होते थे पंडित राव। पंडित राव भी नाम से ही स्पष्ट है पूरा, चैरिटी और रिलीजियस अफेयर। तो ये थे अष्टप्रधान शिवाजी के। अब शिवाजी के बाद क्या हुआ? वही मतलब सक्सेशन की लड़ाई चालू हो गई थी। अब शिवाजी को सक्सेशन जो हुआ था वो हुआ था संभाजी के द्वारा। संभाजी पूरी मूवी आई हुई है, आप लोगों ने देखा होगा। तो इनका जो रीन है वो 1680 से 1689 तक ही चलता है, क्योंकि इन्हें बाद में औरंगज़ेब के द्वारा मरवा दिया जाता है। तो जो संभाजी थे इन्होंने अपने फादर शिवाजी को सक्सीड किया, और इनके जो बेटे थे वो शाहू जी थे। 1689 में इन्हें औरंगज़ेब के द्वारा मार दिया गया था, और रायगढ़ कैपिटल जो थी वो कैप्चर कर ली गई थी। तो ये शिवाजी के एल्डर सन थे। इन्होंने राजा राम को डिफीट किया था। राजा राम इनके दूसरे बेटे थे। ताराबाई से इन्होंने राजा राम को सक्सेशन वॉर में डिफीट कर दिया था। इन्होंने सपोर्ट किया था अकबर टू को। अकबर टू कौन था? ये औरंगज़ेब का एक रेबेलियस सन था। रेबेलियस सन मतलब ये औरंगज़ेब के खिलाफ खड़ा हुआ था, तो इन्होंने उसको सपोर्ट किया था। तो औरंगज़ेब इस वजह से भी इनसे चिढ़ा हुआ था। अब इन्हें संगमेश्वर में कैप्चर कर लिया गया था, और बाद में एग्जीक्यूट कर दिया गया था मुगल्स यानी कि औरंगज़ेब के द्वारा। तो ये थी संभाजी की कहानी। फिर बात करें संभाजी के बाद जो आए गद्दी पे 1689 में, वो आए थे राजा राम। ये इनके भाई थे, मतलब एक तरह से कह सकते हैं सौतेले भाई। इनको जो है मिनिस्टर्स के द्वारा रायगढ़ में सक्सीड कराया गया था। अब जब संभाजी का वहाँ पे हत्या कर दी गई थी, तो शहीद कर दिया गया था उन्हें, तो उसके बाद मिनिस्टर्स के द्वारा इन्हें गद्दी पर बिठाला गया था। अब ये जिंजी में फ्लड कर गए थे ड्यू टू मुगल इन्वेजन्स। तो जिंजी एक जगह है, वहाँ के फोर्ट में चले गए थे मुगल इन्वेजन्स की वजह से। राजगढ़ जो थी वो कैप्चर कर ली गई थी। संभाजी की जो वाइफ थी और शाहू जी जो थे वो कैप्चर कर लिए गए थे। संभाजी की वाइफ और शाहू जो कि इनके बेटे थे संभाजी के, उन्हें कैप्चर कर लिया गया। अब ये 17 में इनकी मृत्यु हो गई थी आफ्टर फॉल ऑफ जिंजी इन 1698। तो 1698 में मुगल्स ने जिंजी पर अटैक कर दिया था। काफ़ी टाइम तक 1690 से लेकर 98 तक इन्होंने उसे घेर करके रखा था, और 98 में इसके फॉल के बाद राजा राम जी की मृत्यु हो जाती है 17 में। अब इनके द्वारा पोस्ट ऑफ प्रतिनिधि बनाई गई थी। इसमें टोटल 9 मिनिस्टर्स होते थे जो इन्हीं के पास जाते थे, मतलब हर एक इनके लिए उत्तरदायी होते थे। ताराबाई जो थी इन्हीं की वाइफ थी राजा राम की। तो ये राजा राम जी की वाइफ थी। अब इन्होंने गार्जियन के तरीके काम किया था। माइनर सन जो इनके थे शिवाजी टू, तो शिवाजी टू के वो माइनर थे, तो उस वजह से ताराबाई ने यहाँ पर गद्दी संभाल के रखी हुई थी। तो कॉन्टीन्यू स्ट्रगल चल रहा था मुगल्स के साथ, मतलब ऐसा कुछ खास अचीवमेंट नहीं हुआ था इस टाइम पर। अब इन्होंने कंट्रोल करके रखी थी कोल्हापुर में मराठा पावर को, सदर्न मराठा किंगडम में। अब ताराबाई के बाद शाहू जी महाराज, छत्रपति शाहू जी महाराज, जो कि किसके बेटे थे? ये बेटे थे आपके संभाजी महाराज के। तो संभाजी महाराज के बेटे शाहू जी महाराज वापस आ गए थे औरंगजेब की मृत्यु के बाद। ठीक है, अब इनको बहादुर शाह जो मुगल एम्परर थे उनके द्वारा इन्हें छोड़ दिया गया था। अब औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी, तो औरंगजेब का जो था वो कम होने के बाद ये शाहू जी महाराज को छोड़ दिया गया था, रिलीज़ कर दिया गया था। इन्होंने ताराबाई को बैटल ऑफ खेड़ में हरा दिया था, और शाहू जी वापस से
मराठा के राजा बन गए थे। इन्होंने सतारा को ऑक्यूपाई करा, सदर्न पार्ट रिमेन अंडर कोल्हापुर ब्रांच को। तो सदर्न पार्ट जो था जहाँ पर कोल्हापुर था वो अभी भी कोल्हापुर ब्रांच के ही अंडर में था। अब इनके टाइम से क्या हुआ, इनके टाइम में खासियत जो थी वो थी कि पेशवा जो था उनका राइज हो गया। पेशवा जो कि पहले मिनिस्टर हुआ करते थे, शाहू जी महाराज के टाइम से इनको काफ़ी ज़्यादा पावर मिल गई थी, तो पेशवाज जो थे वो राइज कर रहे थे। अब ये जो थे ये ट्रांसफॉर्मेशन हो गया इनका मराठा कन्फेडरेसी में, मतलब इनकी पावर इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि कुछ टाइम बाद ये जो छत्रपति का टाइटल होता था वो खाली एक नॉमिनल टाइटल रह जाएगा, सारी पावर यही पेशवाज के पास आ जाएगी। ठीक है, तो शाहू जी महाराज जो कि संभाजी के बेटे थे ये आ चुके हैं। अभी इनको संभाजी को तो किल कर दिया गया था। अब देखिए बात करते हैं, अब यहाँ से स्टार्ट होता है, पेशवास की बारी आती है। तो बालाजी विश्वनाथ जो थे ये पेशवा थे, ये छत्रपति नहीं थे, पेशवा थे, लेकिन उन्होंने बिल्कुल मराठास के रूलर की तरीके वर्क किया था। तो ये पेशवा थे। इन्होंने स्टार्ट किया था बिल्कुल एक स्मॉल रेवेन्यू ऑफिशियल की तरह। इनको टाइटल दिया गया था सेन करता का, मतलब जो कि मिलिट्री का करता धरता जो होता है सेन करता, इसका टाइटल दिया गया था शाहू जी के द्वारा। अब ये पेशवा बने थे 1730 में। 1713 में हेरिडेटरी, मतलब अपने पेशवा, इनके पिता पेशवा थे, उसी से इनको भी पेशवाई मिली थी। अब इन्होंने मराठा सरदार को यूनिफाइड किया शाहू जी महाराज के अंडर में। इन्होंने सैयद ब्रदर्स के साथ एग्रीमेंट किया था। तो इनका जो था एग्रीमेंट हुआ था सैयद ब्रदर्स के साथ, जिसे कि मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है मराठास का, मैग्ना कार्टा ऑफ मराठास। तो ये मराठास का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, क्योंकि इससे क्या मिलता था, शाहू को अथॉरिटी मिलती थी चौथ और सरदेश मुखी कलेक्ट करने का डेक्कन से। तो ये टैक्स कलेक्ट करते थे चौथ और सरदेश मुखी, कहाँ से, डेक्कन से कलेक्ट करते थे। बदले में इन्हें क्या देना पड़ता था, इन्हें 15,000 का ट्रूप देना पड़ता था मुगल एम्परर को, और कुछ एनुअल ट्रिब्यूट देना पड़ता था। तो ये था ये सैयद ब्रदर्स के साथ इनका एग्रीमेंट। आगे देखते हैं। अब इनके बाद जो गद्दी पे आए वो आए बाजीराव, बाजीराव फर्स्ट, जिनका रीन था 1720 से लेकर 1740 तक। तो इनके टाइम पे जो मराठास थे वो अपनी जीनित पे थे। ये लगभग लगभग 1/3 ऑफ इंडिया को कंट्रोल कर रहे थे। 1/3 ऑफ इंडिया जो था वो मराठास के अंडर में आ गया था। इनका जो इन्फ्लुएंस था वो मालवा और गुजरात तक हो रखा था उस टाइम पर। तो मालवा और गुजरात तक इनका पूरा इन्फ्लुएंस हो रखा था इनके टाइम पर। ठीक है, तो ये बालाजी विश्वनाथ के बेटे थे, सबसे बड़े बेटे थे बालाजी विश्वनाथ के। पेशवा बन गए थे 20 साल की उम्र में। ये गुरिल्ला वॉरफेयर में एकदम एक्सपर्ट थे। ये मराठा पावर को एकदम जीनित पर लेकर आए। इन्होंने कॉन्कर किया जंजीर, बेसिन, सेलसेट, मालवा और बुंदेलखंड। इन्होंने स्ट्रेंथन किया मराठा इन्फ्लुएंस को नॉर्थ इंडिया में। अब इन्होंने क्या स्टार्ट किया था, टैक्सेशन स्टार्ट कर दिया था मुगल टेरिटरीज़ पे। तो इनका जो टैक्स है वो मुगल्स के द्वारा भी आता था, मतलब मुगल टेरिटरीज़ पे भी आता था। अब उस टाइम पे मुगल जो थे काफ़ी कमज़ोर हो रखे थे, और मराठास जो थे वो धीरे धीरे राइज कर रहे थे। तो अब इनके द्वारा किया गया सबसे बड़ा काम ये था, अभी आगे देखता हूँ इसमें दिया हुआ है कि नहीं, हाँ ये दिया हुआ है। अब इनके टाइम पे इन्होंने क्या किया था, मराठास को 5 कन्फेडरेसी में डिवाइड कर दिया था। 5 कन्फेडरेसी में डिवाइड कर दिया था। एक तो था बड़ौदा, नागपुर, उसके अलावा इंदौर, ग्वालियर और पुणे। तो यहाँ पर इन्होंने धार का भी है, लेकिन मेन मेन यहाँ 5 टेरिटरीज थे। अब इनको रूल कौन करता था, इनको रूल करता था सबसे पहले बड़ौदा को जो रूल करते थे वो थे गायकवाड़। उसके अलावा नागपुर को भोंसले, पेशवा रूल करते थे पुणे को, सिंधिया रूल करते थे ग्वालियर को, ये वैसे ही दिया हुआ है, होलकर करते थे इंदौर को, और धर को पवार करते थे। तो ये ऐसे ही दिया हुआ है साथ साथ ही। तो ये इन्होंने 5 कन्फेडरेसी में डिवाइड कर दिया था, ये इनका मेन काम था। इसके बाद आए थे बालाजी बाजीराव, जिन्हें नाना साहब के नाम से भी जाना जाता था। 1740 से लेके 1761 तक ये रहे थे। इन्होंने क्या किया था, बाजीराव वन को सक्सीड किया था 20 की एज में।
स्टेट अफेयर इन्होंने देखे शाहू जी की डेथ के बाद। 1749 में शाहू जी की डेथ हो गई थी। अहमद शाह के साथ इन्होंने एक एग्रीमेंट किया था टू प्रोटेक्ट मुगल एम्पायर। ये 1752 में इनका अहमद शाह जो कि मुगल एम्पायर था उस टाइम पे, तो मुगल एम्पायर के साथ इनका एग्रीमेंट हुआ था 1752 में। उसके अंडर में क्या साइन हुआ था कि जो मुगल्स हैं उनको प्रोटेक्शन कौन देगा, मराठास देंगे। तो इसी वजह से, नहीं आप खुद ही सोचिए, साउथ में मराठास अपना अच्छा खासा रूल कर रहे थे, मतलब नॉर्थ इंडिया में तो एक्चुअली नहीं थे, दिल्ली के आसपास। फिर ऐसा क्या हुआ कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में मराठास साउथ से आकर के लड़ रहे हैं, मतलब महाराष्ट्र के आसपास से आकर के लड़ रहे हैं और मुगल्स कुछ नहीं कर रहे हैं। तो उसका रीज़न यही एग्रीमेंट था अहमद शाह के साथ जो इन्होंने किया था कि मराठास जो हैं वो मुगल एम्पायर को प्रोटेक्ट करेंगे और बदले में इन्हें मुगल जहांगीर से मतलब टैक्स लेने की पावर मिलती थी। तो इसी वजह से इन्होंने थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 में लड़ाई लड़ी थी और इनकी जो डिफीट है वो गई थी अहमद शाह अब्दाली से, जो कि दुर्रानी एम्पायर का था। तो दुरानी एम्पायर का अहमद शाह अब्दाली ने इन्हें डिफीट कर दिया था और उसके 6 मंथ्स के बाद इनकी जो है बालाजी बाजीराव की मृत्यु हो गई थी। तो जो मराठा पावर की पीक चल रही थी उसका यहाँ से एंड हो गया था। ठीक है, तो यहाँ से बालाजी बाजीराव की मृत्यु हो गई थी। अब देखिए इतनी बड़ी हार हुई थी, इसमें काफ़ी ज़्यादा मराठा मारे गए थे, उसके अलावा काफ़ियों को युद्ध बंधक बना के भी ले जाया गया था, तो इससे काफ़ी इनको घात लगा था और इनकी मृत्यु हो गई थी बालाजी बाजीराव की। आगे देखते हैं। तो यहाँ से देखिए मोटा मोटा जो मराठा मराठा जीनत चल रही थी उसका लगभग लगभग एंड हो चुका था और बची कुची जो वो रह गई थी मराठास की, वो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के बाद से सब खत्म होने वाला था। अब सक्सेसर्स की बात करें तो ये थे माधव राव 1761 से 72 तक, नारायण राव 1772 से 1773, सवाई माधव राव 73 से 95 और 1795 से 1880, बाजीराव टू। बाकी रहा सा सरेंडर बाजीराव टू ने इन्होंने कर दिया था इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने। ठीक है, अभी देखते हैं डिक्लाइन, मराठास के डिक्लाइन के क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। अब देखिए सक्सेसर्स थे, ये जो सक्सेसर थे ये वीक सक्सेसर्स थे। तो वीक सक्सेसर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं डिक्लाइन में। तो ये वीक सक्सेसर जो थे ये भी रीज़न थे। उसके अलावा बाजीराव टू, इनकी जो पॉलिसीज़ थी वो भी डिक्लाइन का बहुत बड़ा रीज़न है। इन्होंने एक ट्रीटी ऑफ बसाइन साइन करी थी जिसके बारे में आगे देखेंगे हम। ट्रीटी ऑफ बसाइन ये बाजीराव टू ने साइन करी थी। इससे इन्होंने अपना सब्सिडेरी अलायंस था, इन्होंने मतलब मराठास की पावर को ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया था एक तरह से। तो ये भी एक डिक्लाइन का रीज़न रहा था। और ये ट्रीटी ऑफ बसाइन कब साइन हुई थी, 1802 में साइन हुई थी। ठीक है, वीक सक्सेसर और ये ट्रीटी ऑफ बसाइन। इसके अलावा इनके काफ़ी ज़्यादा युद्ध भी हुए थे इंग्लिश के साथ। तो ये वॉर आगे देखते हैं, मराठास और इंग्लिश के जो वॉर हुए थे। तो ये कई वॉर हुए थे जिनमें से था पहले तो फर्स्ट मराठा और इंग्लिश वॉर थी। ठीक है, फर्स्ट मराठा और इंग्लिश जो वॉर हुई थी एंग्लो मराठा वॉर, ये 1775 से 1782 तक रहा था। कन्वेंशन ऑफ वडगांव साइन हुआ 79 में, लेकिन उससे कुछ खास नहीं हुआ। लेकिन ट्रीटी ऑफ सालबाई जो थी 1782 में जो साइन करी गई थी ट्रीटी ऑफ सालबाई, तो उसके अंडर में 20 साल के लिए शांति स्थापित हो गई थी। लगभग 20 साल तक पूरा पीस इस्टेब्लिश रहा था इस ट्रीटी के बाद। तो सिंधियाओं ने इस ट्रीटी को करवाया था इंग्लिश और मराठास के बीच में। इसके बाद 20 साल तक काफ़ी ज़्यादा बातचीत हुई थी, उसके बाद ये ट्रीटी साइन हुई थी। ये ट्रीटी किसके बीच में साइन हुई थी, सालबाई की ट्रीटी। ये वॉरेन हेस्टिंग्स थे, वॉरेन हेस्टिंग, वॉरेन हेस्टिंग और किसके बीच में साइन हुई थी, महादाजी शिंदे के बीच में। महादाजी शिंदे, इनके बीच में ट्रीटी ऑफ सलवाई साइन करी गई थी। ठीक है, तो ये हुआ पहले एंग्लो मराठा वॉर की बात। अब इसके बाद देखते हैं सेकंड एंग्लो मराठा वॉर। तो इसमें जो थे ये मराठा जीत गए थे फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर में। अब सेकंड एंग्लो मराठा वॉर की बात करें तो इसमें सिंधिया और भोसले जो थे वो हार गए थे। मतलब मराठाज एक तरीके से हार गए थे। 1803 से 1805-6 के बीच में हुई थी ये।
अब इसमें ट्रीटी ऑफ बसाइन साइन करी गई थी। अब ट्रीटी ऑफ बसाइन जो थी वो एक तरह से एक बड़ा पैक्ट थी जो कि बाजीराव टू ने साइन करी थी, जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे कि मराठा के डिक्लाइन का एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी था ट्रीटी ऑफ बसाइन का साइन किया जाना। तो ये बाजीराव टू के द्वारा साइन करी गई थी, पीछे भी हमने देखा था 1802 की ट्रीटी ऑफ बसाइन। तो ट्रीटी ऑफ बसाइन में लगभग पावर पूरी खो दी थी मराठास ने। ये सब्सिडेरी अलायंस इन्होंने साइन कर लिया था, सब्सिडेरी अलायंस। तो इसके अंडर में क्या हुआ था, जो मराठास थे इन्होंने अपनी सारी पावर ब्रिटिशर्स के द्वारा खो दी थी, मतलब अपनी पावर पूरी ब्रिटिशर्स को दे दी थी। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी और पेशवा बाजीराव टू के बीच में साइन करा गया था इसे। उसके बाद होता है थर्ड एंग्लो मराठा वॉर 1817 से 1818 तक। तो ये डिसाइसिव डिफीट थी, ब्रिटिश जो थी पैरामाउंसी इस्टेब्लिश हो गई थी। इसके बाद से बाजीराव टू ने पूरी तरीके से सरेंडर कर दिया था इनके आगे, ब्रिटिशर्स के आगे। तो ये कई सारे डिक्लाइन के इनके रीज़न हैं, उसके अलावा भी कुछ रीज़न्स हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ये तो थे ही एंग्लो मराठा वॉर्स, ईस्ट इंडिया कंपनी का खड़ा होना। उसके अलावा इनका टैक्सेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा इफेक्टिव और ऑर्गेनाइज नहीं था। गोरिल्ला वॉरफेयर पे इनकी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस थी, क्योंकि इनके पास मतलब गोरिल्ला वॉरफेयर पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करते थे। और नॉर्थ में गोरिल्ला वॉरफेयर चलने वाला नहीं था, यहाँ पे होते थे मैदान, यहाँ कोई डेंस फॉरेस्ट या माउंटेन्स नहीं होते थे। तो इनका जो था मेन लड़ाई का तरीका वो गोरिल्ला वॉरफेयर थी, वो ज़्यादा डिपेंड हो गए थे उस पर। उसके अलावा अनसस्टेनेबल कन्फेडरेसी सिस्टम का कोई मतलब ख़ास इनके पास तरीका नहीं था। तो ये सब कई सारे तरीके थे इनके डिक्लाइन के। अब लेगेसी की बात करें तो मराठास की लेगेसी में ये स्टैंडर्डाइज किया इन्होंने टैक्सेशन सिस्टम को। फादर ऑफ इंडियन नेवी हमारे शिवाजी महाराज, यहीं से इंडियन नेवी की स्थापना हुई। रिलीजियस टॉलरेंस थी इनकी, हिंदू थे लेकिन बहुत ज़्यादा टॉलरेंट थे दूसरे रिलीजन्स को लेकर भी। फोर्ट्स की बात करें तो फोर्ट्स के लिए मराठास आज भी जाने जाते हैं, जो कि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है महाराष्ट्र के आसपास। सोशल नोबिलिटी थी, इन्होंने अच्छा ज़्यादा काम किया था, गोरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक्स, तो इन सब के लिए मराठास आज भी जाने जाते हैं। तो ये था हमारा मराठास के बारे में, जो भी चैप्टर था हमारा कंप्लीट होता है यहाँ से। मैंने पूरी कोशिश की है जितना ज़्यादा बता पाऊँ बताने की। अभी नेक्स्ट से मॉडर्न हिस्ट्री हमारी स्टार्ट है, मॉडर्न हिस्ट्री देखेंगे और ये सारे जो स्टोरीज़ हैं मैं मॉडर्न हिस्ट्री से कनेक्ट करूँगा। तो चलिए मिलते हैं फिर आगे मॉडर्न हिस्ट्री में, तब तक के लिए थैंक यू। आपको चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और कुछ जानना चाहते हैं, डाउट है या फिर कुछ अपना रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप ये पढ़ाइए या कुछ चेंज चाहते हैं तो उसके लिए कमेंट कर सकते हैं वीडियो पे। थैंक यू।